All the information has been collected from multiple sources like internet, articles and newspapers. Sensitive content. Viewer attention is advised. दोस्तों, शीना बोरा मर्डर केस ये आप लोगों ने सुना होगा। और अभी लगभग 4 से 5 महीने पहले इंद्राणी मुखर्जी नेटफ्लिक्स पे अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी लेकर आई। आखिर कौन है ये, क्या हुआ था, ये जानेंगे आज एकदम सिंपल शब्दों में। चीजें आपको बड़े आराम से, इत्मीनान से और अच्छे से पता चलेंगी आज की इस कहानी में। आइए शुरू करते हैं। क्या था पूरा मामला। जून 2015 में राकेश मारिया जी, जो कि मुंबई के उस वक्त के कमिश्नर थे, उनके पास एक कॉल आता है और कॉल पर उन्हें कहा जाता है कि सर, शीना बोरा नाम की एक लड़की है, उसको उसकी बड़ी बहन ने ही आज से 3 साल पहले 2012 में ही मार डाला। आप प्लीज पता कीजिए और उसकी बड़ी बहन है इंद्राणी मुखर्जी, दोषियों को सजा दिलवाइए। तो ऐसा कह के वो जो अननोन शख्स था उसने फोन काटा। अब राकेश मारिया जी को लगा कि ऐसे ही कोई फोन नहीं लगा सकता, शायद इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो है जो सामने वाले शख्स ने जो कहा है। अब राकेश मारिया जी ये भी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थे। 1993 के जो बम धमाके हुए थे, उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन भी राकेश मारिया जी ने ही की थी। साथ ही साथ 26/11 मुंबई अटैक केस की कमांड भी इन्हीं के हाथों में थी। तो ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे। राकेश मारिया जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम थे। पर फ़ोन पे जो राकेश मारिया जी को कहा गया था, उसको लेकर राकेश मारिया जी के दिमाग में अब बहुत कुछ चलने लगा। क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, जिसका फोन पर नाम लिया गया था, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। क्योंकि पीटर मुखर्जी, जो कि इंडिया के स्टार के जो चैनल्स आप देखते हैं टीवी पे, उसके सीईओ थे। और इंद्राणी मुखर्जी उनकी वाइफ। इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर डायरेक्टली उंगली उठा देना बहुत बड़ा रिस्की काम होता है। क्योंकि अगर एक पुलिस थाने में कोई बड़ा इंसान आता है, रईस इंसान आता है, तो वो पुलिस थाने में भी इस तरह से आता है जैसे पुलिस थाने पर कोई एहसान कर रहा हो। पर यहाँ पर राकेश मारिया जी इसी विचार में थे कि ये जो बात है वो क्या सच हो सकती है। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई लग रही थी। तो उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें। तो उन्हीं के एक साथी ऑफिसर थे, दिनेश कदम जी। उनको उन्होंने साथ लिया और कुछ और ऑफिसर्स को साथ लिया और अपनी उस टीम को अनऑफिशियली इस चीज का पता करने को कहा। जैसा कि उन्हें फोन पे बताया गया था कि शीना बोरा नाम की एक लड़की है और उसको मार दिया गया है, आप पता कीजिए। और 3 साल पहले ही उसे मार दिया गया है, ये भी फोन पे कहा गया था। अब पुलिस तफ्तीश करती है कि शीना बोरा नाम की कोई लड़की, क्या कोई मिसिंग कंप्लेंट आई थी 3 साल पहले। बहुत कागजात खंगाले जाते हैं, कुछ ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि शीना बोरा नाम की लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो। अब इंद्राणी मुखर्जी, जिसका नाम लिया गया था, फोन पे ये भी कहा गया था कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बहन थी और 3 साल पहले ऐसा ऐसा हो चुका है। तो अब पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करती है अनऑफिशियली, तो उन्हें पता चलता है कि 2012 में ही इनके घर के ड्राइवर ने नौकरी छोड़ी थी, जिसका नाम था श्यामवर राय। और 2012 में ही नौकरी छोड़ी और फोन भी आया तो कहा गया कि 2012 में ये सब हुआ है। कुछ तो इस श्यामवर राय से हमें मिल सकता है। इस सोच के साथ पुलिस जो है अब श्यामवर राय के ऊपर फोकस करती है कि भाई इसको पकड़ो। पर डायरेक्टली भी किसी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते, या तो वारंट होना चाहिए या कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। अब जब और तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि श्यामवर राय के पास एक देसी कट्टा है और पुलिस को एक मौका मिल जाता है कि आर्म्स एक्ट के तहत जो है श्यामवर राय को हिरासत में लिया जा सकता है और फिर उससे पूछताछ की जा सकती है। तो राकेश मारिया जी, दिनेश कदम जी और उनकी जो टीम थी, वो अब डिसाइड करते हैं कि इस बेसिस पे जो है हम श्यामवर राय को उठाते हैं और फिर पूछताछ करते हैं। पर उस वक्त इंद्राणी मुखर्जी जो है वो इंग्लैंड में थी, इंडिया में नहीं थी। ये समय था जून 2015 का। तो राकेश मारिया जी ने सोचा कि अगर हम श्यामवर राय को, इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर को उठा लेंगे तो इंद्राणी मुखर्जी को पता चल जाएगा और वो इंडिया नहीं आएगी, इसलिए हम वेट करते हैं उसके इंडिया आने का। अभी रुक जाओ। अगस्त 2015 में इंद्राणी भारत वापस लौटती है और जब
पुलिस को खबर मिलती है, राकेश मारिया जी को, दिनेश कदम जी को और इनकी टीम को जब खबर मिलती है कि इंद्राणी मुखर्जी इंडिया आ चुकी है, तो अब ये एक्शन में आते हैं और श्यामवर राय को हिरासत में लेते हैं। श्यामवर राय को जब हिरासत में लिया जाता है तो पुलिस के जब डंडे पड़ते हैं तो श्यामवर राय कहता है कि हाँ, मैंने और संजीव खन्ना नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने और इंद्राणी मैडम ने, हमने तीनों ने मिलके जो है शीना बोरा, जो इंद्राणी मैडम की छोटी बहन थी, उसे मारा, उसे मौत के घाट उतार दिया। ये श्यामवर राय कबूल कर चुका था। और ये जो शख्स हैं संजीव खन्ना, ये थे इंद्राणी के दूसरे पति, मतलब पीटर मुखर्जी जो इंद्राणी के पति थे, उससे पहले वाले पति। क्या थी पूरी कहानी आपको आगे पता लगेगी। संजीव खन्ना को भी हिरासत में लिया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। संजीव खन्ना भी जुर्म कबूलता है कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ था 24 अप्रैल 2012 की रात को। तो जब संजीव खन्ना और श्यामवर राय दोनों ने जुर्म कबूला और जब पता चलता है कि इन्होंने 24 अप्रैल 2012 की रात को शीना बोरा, जो कि इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बहन थी, उसे मारा और उसकी लाश को ठिकाने लगाया, तो पुलिस श्यामवर राय को, संजीव खन्ना को बैठा करके उस जगह जाती है जहां पर इन्होंने उस लाश को ठिकाने लगाया था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ नाम का इलाका था, वहां के जंगल थे। वहां पे श्यामवर राय और संजीव खन्ना पुलिस को लेकर के जाते हैं। एक पर्टिकुलर जगह श्यामवर राय बताता है कि यहाँ हमने इस कांड को अंजाम दिया था। वहां पे पुलिस खुदाई करती है और साक्ष्य सामने आ जाते हैं। अब पुलिस जो है 24 अप्रैल 2012 के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है, तो श्यामवर राय, संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी के कॉल डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो इनकी लोकेशन थी, तीनों की सेम जगह की थी, 24 अप्रैल 2012 के पूरे दिन भर की। तो पुलिस जब ये चीज़ें देखती है, जगह पे जाके स्पॉट देख लेती है और कॉल डिटेल्स निकाल के देख लेती है कि ये तीनों वहीं पे थे उस दिन, तो पुलिस कहती है कि अब पक्का है। फिर पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को अरेस्ट करती है। जब अरेस्ट इंद्राणी मुखर्जी होती है तो एक और टर्न आता है। और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो साक्ष्य मिले थे, जो बोन्स मिली थी, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, जो कि इंद्राणी के डीएनए से मैच हो जाता है। पुलिस जब पूछताछ के लिए इन तीनों को रिमांड पे ले चुकी थी, तो रिमांड पे लेने के 24 घंटे के बाद ही, अगले दिन ही पता चलता है कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं थी, इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? क्यों मारा इंद्राणी मुखर्जी ने श्यामवर राय और संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना बोरा को, जो उसकी खुद की बेटी थी? ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में कि ये सब क्यों हुआ। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से जानने के लिए हम पहुंचते हैं गुवाहाटी। सन 1972 में इंद्राणी बोरा नाम की एक लड़की का जन्म होता है और इंद्राणी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और इंद्राणी पढ़ने में शुरू से बहुत तेज थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आना, अच्छे नंबर से पास होना, और शुरू से ही इंद्राणी जो है बहुत एम्बिशियस गर्ल थी। उसके बड़े बड़े एम्बिशंस थे और इंद्राणी को उसके मम्मी पापा ने पढ़ाई के लिए शिलोंग भेजा था। और जब ये पढ़ाई के लिए शिलोंग जाती है तो वहां इसकी मुलाकात होती है सिद्धार्थ दास नाम के एक व्यक्ति से, और उसके साथ ये रिलेशन में आती है इंद्राणी। और इंद्राणी की उम्र सिर्फ 14 साल थी तब। और उसके अगले साल इंद्राणी सिद्धार्थ दास को लेके जाती है अपने घर। कहाँ? गुवाहाटी, आसाम। और गुवाहाटी जब ये जाती है तब इसकी उम्र होती है 15 साल और इसके साथ होती है एक बच्ची भी, जो इसकी खुद की बच्ची थी। जी हाँ दोस्तों, इंद्राणी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा उसने शीना। और जब ये अपने घर वापस पहुंची तो इसके मम्मी पापा हैरान कि भाई हमने तो लड़की को पढ़ाई के लिए भेजा था, अभी तो उम्र ही इसकी 15 साल है। इंद्राणी ने कहा कि मैंने शादी कर ली है और ये मेरे हस्बैंड है सिद्धार्थ और ये मेरी बेटी है। तो इसके मम्मी पापा के लिए शॉकिंग था कि भाई छोटी सी उम्र, शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया, कमाल हो भाई तुम। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंद्राणी ने सिद्धार्थ के साथ शादी नहीं की थी। इसने झूठ बोला था अपने घर पे कि मैंने शादी कर ली है और मेरी शादी से ये बच्चा है। इंद्राणी का सिद्धार्थ से सिर्फ जिस्मानी और मौज मस्ती वाला रिलेशन ही था।
तो इंद्राणी के जो मम्मी पापा होते हैं वो सिद्धार्थ के और इंद्राणी के रहने की व्यवस्था वहीं करते हैं गुवाहाटी में। और शीना जो उनकी बेटी हो चुकी थी, 1 साल की वो हो चुकी थी, और ये गुवाहाटी में ही थे। तो वहीं अगले ही साल फिर से एक और बच्चे को जन्म देती है इंद्राणी, जिसका नाम ये रखते हैं मिखाइल। अब इंद्राणी की उम्र थी 16 साल, और 16 साल की उम्र में ही ये 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही इंद्राणी जो थी उसके सपने बहुत बड़े थे, बहुत एम्बिशियस अपने आप को इंद्राणी समझती थी, और अपने एम्बिशन को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती थी। ये ऐसी लड़की थी, और ये ऐसी लड़की थी जो लड़की की उम्र में ही लेडी बन चुकी थी, क्योंकि ये 15 साल की उम्र में पहली बार माँ बनी, 16 साल की उम्र में दूसरी बार माँ बनी। तो घर परिवार से परेशान होकर के उसने सोचा कि यार मेरे एम्बिशन तो मारे जाएंगे मैं अगर इन्हीं कामों में उलझी रही तो इंद्राणी मैडम चली जाती हैं कोलकाता, ये कहकर कि मुझे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना है, और ये फिर दोबारा कभी लौटकर जो है वापस गुवाहाटी नहीं आती है। यहाँ पर जो सिद्धार्थ दास, जो इंद्राणी के मम्मी पापा की नज़रों में इंद्राणी का पति था, वो भी चला जाता है अपने बच्चों को छोड़ करके। वो सोचता है कि भाई जब इंद्राणी चली गई तो मैं रह के क्या करूँगा। अब दोनों बच्चे अकेले, और जब दोनों बच्चे अकेले तो जो बच्चे के नाना नानी थे उन्होंने जो है इस सोच के चलते कि भैया बड़े होंगे, कल को लोग पूछेंगे कि भैया इनके मम्मी पापा का नाम क्या है, कल को इनके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स में जब लिखा जाएगा कि मम्मी पापा के नाम लिखिए, किसका नाम लिखेंगे। तो उसके चलते इंद्राणी के मम्मी पापा, मतलब उन दोनों बच्चों के नाना नानी, मिखाइल और शीना के नाना नानी, उन्हें दोनों को लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं, और लीगली अडॉप्ट करने के बाद वो दोनों की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं उसके नाना नानी। इधर इंद्राणी कोलकाता पहुंच चुकी थी। अब इंद्राणी जब कोलकाता चली जाती है तो वहाँ ये जॉब वगैरह करती है, और उसी दौरान इंद्राणी की मुलाकात होती है संजीव खन्ना से। और संजीव खन्ना से जब ये मिलती है तो ये देखती है कि संजीव खन्ना के कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंद्राणी के एम्बिशंस शुरू से बड़े थे, उसे कुछ करना था। तो जब वो देखती है कि संजीव खन्ना के कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं तो वो संजीव खन्ना से करीबियाँ बढ़ाती है, और संजीव खन्ना से 1993 में शादी कर लेती है। इसके बाद इंद्राणी INX सर्विसेज नाम की एक HR फर्म की शुरुआत करती है, और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, ये सारा काम इंद्राणी शुरू करती है और काफ़ी सक्सेसफुल भी होती है। ये एक बार फिर से माँ बनती है, और 1997 में, 1997 में शादी के 4 साल बाद ये एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम होता है विधि। अब संजीव खन्ना और इंद्राणी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, विधि भी इनके साथ होती है, और इंद्राणी की INX मीडिया कंपनी को मुंबई में स्टार का काम संभालने का मौका दिया जाता है, स्टार इंडिया का काम संभालने का मौका दिया जाता है। और स्टार के ओनर जो थे वो थे पीटर मुखर्जी, और पीटर मुखर्जी उस वक्त बहुत बड़ा नाम थे। तो काम के ही सिलसिले में इंद्राणी जो है पीटर से मिलती है, और जो ये फेमस नाम है इंद्राणी मुखर्जी, ये जो सरनेम है वो पीटर से ही कहीं ना कहीं इंद्राणी को मिलता है। पीटर और इंद्राणी की काम के सिलसिले में बात होती है, पर वो बात इस कदर होती है कि पहली ही मुलाकात में पीटर जो है इंद्राणी को ड्रॉप करने उसकी लोकेशन पे भी गया था, उसके रेसिडेंस तक गया था। क्योंकि जब ये किसी एम्बिशियस इंसान से बात करती थी तो ये पूरी कोशिश करती थी कि मैं इससे जितना फायदा हो सके, जितना बेनिफिट हो सके वो निकाल सकूं। और पीटर मुखर्जी इसके लिए सोने की क्या डायमंड की खदान था। अब इसी बीच ये संजीव खन्ना को तलाक दे करके पीटर मुखर्जी से शादी का प्लान बनाती है, और पीटर मुखर्जी से जब इंद्राणी की मुलाकात हुई थी उसके महज 3 महीने के बाद ही ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। कौन? पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी। अब पीटर मुखर्जी जो है उनका भी डिवोर्स हो चुका था 8 साल पहले, और उनकी जो वाइफ थी उसका नाम था शबनम, और शबनम से पीटर मुखर्जी के 2 बेटे थे, रॉबिन और राहुल, और वो पीटर मुखर्जी के घर पे भी आया जाया करते थे। तो जब पीटर मुखर्जी से इंद्राणी ने शादी की तो जो इनका बेटा है राहुल, छोटा बेटा पीटर का, वो इस शादी के सख्त खिलाफ था कि पापा ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपको इस लेडी से शादी नहीं करने दूंगा वगैरह वगैरह। बहुत अपोज किया राहुल ने इस शादी को लेकर के। पर पीटर जो थे इंद्राणी के माया जाल में ऐसे फंसे हुए थे, ऐसे फंसे हुए थे, ऐसे फंसे हुए थे कि इंद्राणी अगर दिन को कहे रात तो पीटर कहते थे हाँ रात है। इस कदर जो है अपने जाल में जो है इंद्राणी ने पीटर को फांस लिया था कह सकते हैं। तो
इंद्राणी का एक एक कहा जो है पीटर मानता था, और उसने अपने बेटे की बात भी नहीं मानी। और इंद्राणी की उम्र थी उस वक्त 30 साल और पीटर की उम्र थी 46 साल, और ये दोनों शादी कर लेते हैं। और जब शादी करते हैं तो जैसा कि इंद्राणी को भी पता था कि पीटर मुखर्जी का एक डिवोर्स हो चुका है, पहली बीवी का नाम शबनम था, तो पीटर को इंद्राणी ने ये बताया था कि मेरा भी एक डिवोर्स हो चुका है। और संजीव खन्ना के बारे में इंद्राणी मुखर्जी जो है पीटर को बता चुकी थी, और ये भी बता चुकी थी कि मेरी एक विधि नाम की बेटी है, तो वो भी मेरे साथ रहेगी। तो पीटर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पीटर रईस आदमी, बड़े अमीर आदमी, स्टार के मालिक, स्टार के सीईओ, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, विधि भी हमारे साथ रह सकती है। तो अब विधि, पीटर और इंद्राणी ये तीनों साथ रहने लगे, और पीटर के जो दोनों बेटे थे वो बाहर पढ़ते थे। अब इसी बीच इंद्राणी के जो पहले 2 बच्चे थे वो वहां अपने नाना नानी के पास बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। और इंद्राणी मुखर्जी जो है कभी दोबारा लौटकर आई नहीं थी, क्योंकि उसके एम्बिशन बहुत बड़े थे। तो इंद्राणी मुखर्जी के जो मम्मी पापा थे वो उसे देख रहे थे, उसका फेम देख रहे थे, टीवी पे उसे देखते थे। इंद्राणी मुखर्जी एक बहुत ही चर्चित हस्ती थी, और मैं आपको बता दूं एक समय इंद्राणी मुखर्जी टॉप 50 पावरफुल विमेंस की लिस्ट में 41वें नंबर की रैंक पर भी आ चुकी थी। इतना बड़ा बिजनेस जो है इंद्राणी मुखर्जी ने अपना खड़ा कर लिया था। तो ये सब देख करके इंद्राणी के मम्मी पापा को, मतलब कि शीना और मिखाइल के नाना नानी को लगता है कि भाई हमारी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी है और हम यहाँ बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। तो ये एक लेटर भेजते हैं आईएनएक्स मीडिया के ऑफिस में। कौन? इंद्राणी मुखर्जी के मम्मी पापा। और उन्हें लेटर इसीलिए भेजना पड़ा क्योंकि इंद्राणी ने अपने मम्मी पापा से पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था। तो उन्होंने लेटर में लिखा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको आके देखो, उनकी देख रेख करो, और कैसे ये सब चलेगा, तुम तो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गई हो और तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के लिए तरसे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी पढ़ाई हो रही है। तो वो जो लेटर था वो किस्मत से मिलता भी इंद्राणी मुखर्जी को ही है। जब वो लेटर वो उस ऑफिस में भेजते हैं उसके, और इंद्राणी ही उस लेटर को पढ़ती है, और इंद्राणी को अब लगता है कि चलो ठीक है, अब जो मेरे बच्चे हैं दोनों, शीना और मिखाइल, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की जाए। इंद्राणी जो है अपने मम्मी पापा के लेटर का जवाब देती है, और उस लेटर के साथ वो शीना को और उसके भाई मिखाइल को, दोनों को मुंबई बुलाती है, फ्लाइट की टिकट भी बुक करती है, और ये दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। इनके नाना नानी जो है, क्योंकि ये बहुत छोटे थे जब इंद्राणी इन्हें छोड़ के चली गई। अब सोचिए, शीना सिर्फ 1 से 1.5 साल की थी और मिखाइल जो है पैदा ही हुआ था, और इंद्राणी गुवाहाटी छोड़कर चली गई थी। तो उन बच्चों ने देखा भी नहीं था, उन्हें, उन बच्चों को पता भी नहीं था कि उनके एक्चुअल मम्मी पापा कौन है। तो इनके लिए पहली बार था, शीना और मिखाइल के लिए, कि भाई मम्मी जो है वो बुला रही है हमें, क्योंकि इनके नाना नानी ने कहा कि जो तुम्हारी मम्मी है वो तुमको बुला रही है मुंबई। मुंबई ये पहुंचते हैं, फ्लाइट में पहली बार ये चढ़ते हैं, ये बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार हमें फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। मुंबई पहुंचते हैं दोनों बच्चे, और वहाँ पे इंद्राणी इनको वेलकम करती है। इंद्राणी इनको जगह जगह घुमाने लेके जाती है, घूमते हैं फिरते हैं। इंद्राणी उन पर बहुत खर्चा वगैरह करती है। तो शीना विधि से भी मिलती है, और जब वो विधि से मिलती है तो ऐसे मिलती है जैसे वो सगी बहनें हो। इतना प्यार उनके बीच पहली मुलाकात में ही हो जाता है। और इंद्राणी मुंबई में दोनों बच्चों को काफ़ी सारी जगहों पर घुमाती फिराती है, अच्छी अच्छी जगह दिखाती है, और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें बिल्कुल स्पॉन्सर करूंगी, तुम्हारी आगे की जो पढ़ाई है वो मैं कराऊंगी, और तुम अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हें सब हर तरह से स्पॉन्सर जो है मैं करूंगी। बस मेरी एक शर्त है। वो जो शर्त थी, उस शर्त से दोनों बच्चे बहुत नाराज हो चुके थे। ये शर्त इंद्राणी तब बताती है जब उनको दिन भर मुंबई घुमा के ये वापस उनको गुवाहाटी की फ्लाइट में बैठाने वाली होती है तब। और वो शर्त ये थी कि दुनिया की नजर में तुम मेरे छोटे भाई बहन होंगे, तुम मेरे बच्चे नहीं होंगे। मतलब दुनिया जब पूछे तो मैं कहूंगी शीना कि तुम मेरी छोटी बहन हो, और मिखाइल तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं ये पोर्ट्रे करूंगी दुनिया के सामने। तो इस शर्त से जो है दोनों बच्चे नाराज होते हैं। मिखाइल तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाता है, पर शीना को अपना फ्यूचर दिख रहा था, क्योंकि शीना को भी आगे बढ़ना था, पढ़ाई करना था, और शीना को एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट इंद्राणी की तरफ से नजर आ रहा था। तो शीना को लग रहा था कि ये शर्त जो है, हालांकि शीना भी नाराज थी इस शर्त से, और जब वो वापस गुवाहाटी आते हैं तो पूरे रास्ते भर में उनका मूड खराब रहता है। और जब वो वापस गुवाहाटी आकर अपने नाना नानी को, मतलब कि अपने लीगल मॉम डैड को, जब इस शर्त के बारे में बताते हैं
तो इन दोनों बच्चों के नाना नानी उन्हें कन्विंस करते हैं इस शर्त को मान लेने के लिए, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस काफ़ी हो रहे थे और इनकी तबीयत वगैरह भी गड़बड़ रहती थी और मेडिकल पर भी काफ़ी सारा पैसा खर्च हो रहा था। और अब धीरे धीरे जो है इनकी पढ़ाई का खर्चा एक बर्डन भी बन रहा था इनके नाना नानी के लिए। तो इसलिए इन दोनों के नाना नानी इंद्राणी की इस शर्त को मान लेने के लिए दोनों बच्चों को कन्विंस करते हैं। और मिखाइल जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है इस शर्त को लेकर। बट शीना जो है इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं दुनिया के सामने जो है एज ए सिस्टर, एज ए इंद्राणी की छोटी सिस्टर रहूंगी। और वहीं मिखाइल जो है वो भी मान तो जाता है, पर मिखाइल गुवाहाटी से ही बेंगलोर चला जाता है अपनी आगे की स्टडी करने के लिए। और शीना को जो है इंद्राणी बुला लेती है मुंबई अपने पास कि तुम मेरे पास आके रहो, यहाँ आके हम साथ में रहते हैं। और पीटर मुखर्जी को इंद्राणी बताती है कि मेरी छोटी बहन है जिसका नाम शीना है, वो अब हमारे साथ ही रहेगी। तो अगेन बड़े रईस लोगों को, अमीर लोगों को कोई इस बात से दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी पीटर मुखर्जी इंद्राणी की हर एक बात मानता था। तो पीटर मुखर्जी कहता ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, शीना कैन स्टे विद अस, शीना हमारे साथ रह सकती है। अब पीटर मुखर्जी, इंद्राणी और विधि पहले से ही साथ में रहते थे। पीटर के दोनों बच्चे कभी कभी मुंबई आया जाया करते थे। और अब इंद्राणी के साथ उसकी बेटी, दुनिया के सामने उसकी छोटी बहन शीना भी अब उनके साथ रहने के लिए मुंबई आ गई थी। अब पीटर के जो दो बेटे थे, रॉबिन और राहुल, इनका भी आना जाना लगा रहता था मुंबई। तो जब राहुल, छोटा वाला बेटा पीटर का, मुंबई आता है तो उसकी मुलाकात होती है शीना से। और जब वो शीना से मिलता है तो शीना से दोस्ती करता है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। और बड़ी सोसाइटी में तो सब चलता है, उन्होंने प्लान कर लिया था कि हम शादी करेंगे। वैसे देखा जाए तो इंद्राणी राहुल की सौतेली माँ हुई, और माँ तो हुई, और माँ की बहन मतलब मौसी, तो क्या ये मौसी से शादी कर ले? बड़ी सोसाइटी में तो सब चलता है यार, देखो, क्योंकि दुनिया के सामने वो इंद्राणी की बहन थी, बट एक्चुअल में शीना जो है इंद्राणी की बेटी थी। तो इंद्राणी को ये लग चुका था कि इनकी जो करीबियां हैं ये सही नहीं है, क्योंकि राहुल और शीना अगर मिलते हैं, और ये शादी तक का प्लान कर चुके थे, जिससे पीटर को कोई एतराज नहीं था, बट इंद्राणी को था। क्योंकि इंद्राणी ये सोचती है कि अगर राहुल और शीना दोनों मिल गए और इनकी शादी हो गई तो प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मेरे हिस्से में आ सकता है वो कहीं ना कहीं राहुल और शीना का हो जाएगा। और वहीं जब शीना इंद्राणी के साथ उसके घर में रह रही थी तो शीना के ही सामने इंद्राणी विधि को एकदम बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि विधि तो उसकी बेटी भी थी। पर शीना को ये देखकर कहीं ना कहीं बुरा भी लगता था, क्योंकि शीना भी थी तो उसकी बेटी ही। पर इस बात पर कई बार शीना और इंद्राणी की नोक-झोंक भी हो जाया करती थी, नाराज़गी भी जताती थी शीना कि मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, पर तुम कैसे उसको ज़्यादा प्यार कर रही हो और मुझे बिल्कुल बहन बना के रखा हुआ है। इस बात पे आए दिन इंद्राणी और शीना झगड़ते भी रहते थे आपस में। और शीना की ये बात जायज़ भी थी कि मुझे भी भाई थोड़ा सा प्यार तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी हूँ तो बेटी ही तुम्हारी। और अब शीना और राहुल जब मिल चुके थे तो वैसे ही इंद्राणी शीना और राहुल के प्यार के अगेंस्ट थी ही। और विधि को ज़्यादा प्यार देने के चक्कर में, विधि को वो बेटी वाला ट्रीटमेंट देने के चलते शीना कहीं ना कहीं इंद्राणी से नाराज़ तो थी, और उस नाराज़गी को वो राहुल के साथ और करीबियां बढ़ाकर इंद्राणी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट ही यूज़ कर रही थी। और राहुल तो वैसे ही इंद्राणी को पहले से भी पसंद नहीं करता था, और यहाँ पर शीना भी इस विधि को ज़्यादा बेटी वाला ट्रीटमेंट और उसे बिल्कुल भी बेटी की तरह कोई भी प्यार इंद्राणी से ना मिलने की वजह से इंद्राणी से नाराज़ थी। तो इस वजह से भी राहुल और शीना जो हैं और करीब आए, और इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो गहराता गया, और ये दोनों इंद्राणी से कटे कटे रहते थे। शीना और राहुल प्यार में थे और इंगेजमेंट तक कर चुके थे ये दोनों, और बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। बट इंद्राणी ने राहुल और शीना को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया, साम दाम दंड भेद सब कर लिया इंद्राणी ने अपने मम्मी पापा को गुवाहाटी फोन लगाया कि भाई शीना को बोलो राहुल से दूर रहे, वरना मैं जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प है सब देना बंद कर दूंगा, उसको समझाओ। मिखाइल को भी बेंगलोर में फोन करके कहा कि अपनी बहन शीना को समझा कि राहुल से दूर रहे, वरना मैं तेरे खर्चे पानी के पैसे नहीं दूंगी, समझ गया। मिखाइल को भी फोन करके बोल दिया, अपने मम्मी पापा को भी फोन करके बोल दिया कि शीना से बोलो राहुल से दूर रहे। और शीना को राहुल से दूर करने के लिए इंद्राणी ने उसे दिल्ली भेज दिया,
क्योंकि शीना मुंबई मेट्रो 1 में जॉब करती थी और उसकी एक ब्रांच दिल्ली में भी थी, तो इस वजह से, इस बहाने से इंद्राणी ने शीना को दिल्ली भेज दिया। पर फिर भी प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरता है वो प्यार करता नहीं। राहुल मिलता था शीना से दिल्ली आकर के भी। दिल्ली से शीना को इंद्राणी ने बेंगलोर भेजा, मिखाइल के पास भी भेज दिया कि तू वहां रहे, दिल्ली नहीं रहेगी अब। तो वहां पे भी राहुल का मिलना जुलना था। अब राहुल जो है, जो पीटर की पहली वाइफ का बेटा था, वो अपने घर देहरादून में भी रहता था। देहरादून जहाँ पे उसकी माँ शबनम रहती थी, वहां पे भी इनका घर था। तो राहुल जो है फिर शीना को देहरादून लेके आ गया था। और शीना की इसी बीच तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। और जब वो देहरादून रहने लगी राहुल के साथ, तो इसकी तबीयत अपने आप ठीक होने लगी। प्यार जो है सब कुछ खिला देता है। तो ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच ये डिसाइड करते हैं कि यार इंद्राणी जो है, उसने बहुत कोशिश की हम दोनों को अलग करने की, तो अब हम जो है इससे कांटेक्ट नहीं रखेंगे। तो इंद्राणी से राहुल ने और शीना ने कांटेक्ट कर लिए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इन दोनों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया इंद्राणी से। सब कुछ नील बटे सन्नाटा। बट अब चूंकि पीटर मुखर्जी से ही कहीं ना कहीं पैसे आते थे इनको, फाइनेंशियल हेल्प तो पीटर साहब से ही आती थी। और पीटर साहब किसका कहना मानते थे? इंद्राणी मैडम का। जब इनको पैसों की प्रॉब्लम होने लगी राहुल और शीना को, चूंकि शीना को आगे की पढ़ाई भी करनी थी, यूके से इसको एमबीए वगैरह करना था, और उसके लिए काफी कुछ अमाउंट लगता शीना को, और इसे एक रहने के लिए भी 3 BHK फ्लैट चाहिए था। तो उस चक्कर में, मजबूरी में, शीना को जो है इंद्राणी को कॉल करना पड़ा। इसका मन नहीं था कॉल करने का, 2 साल के बाद ये कॉल कर रही थी मजबूरी में। अब जब शीना इंद्राणी को कांटेक्ट करती है, तो इंद्राणी के जो स्वर होते हैं वो बदले हुए होते हैं फोन पे, क्योंकि इंद्राणी पूरी कोशिश कर रही थी राहुल और शीना को अलग अलग करने की। और इसी बीच राहुल और शीना ने 2 साल से कांटेक्ट खत्म करके रखा हुआ था इंद्राणी से। और इस बीच शीना की स्टडी जो थी वो इनकम्प्लीट थी, वरना ये दोनों शादी कब के कर चुके होते। इसलिए इन्होंने सिर्फ एंगेजमेंट की थी और ये रुके हुए थे कि पहले जो है यूके से मैं एमबीए कर लूं, शीना का कहना था, और फिर जो है हम शादी करेंगे। तो इस वजह से वो दोनों रुके हुए थे, वरना वो शादी भी कर लेते। तो यहाँ शीना जो है कॉल करती है अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए, चूंकि इसे 3 BHK फ्लैट भी चाहिए था, और साथ में इसको यूके में स्टडी करने के लिए पैसों की जरूरत भी थी। और पैसा कहाँ से आता? वहीं से आता। राहुल के पास भी पैसा कहाँ से आता? पीटर साहब के पास से ही आता। और पीटर साहब किसकी बात मानते हैं? इंद्राणी जी की। तो ये कॉल करती है, और वहां से जो इंद्राणी के स्वर होते हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि 2 साल पहले जब लास्ट बार कांटेक्ट किया था इन दोनों ने इंद्राणी से, तब इंद्राणी इन दोनों को अलग करने में लगी हुई थी। साम दाम दंड भेद सब अपना रही थी ये औरत, राहुल और शीना को अलग करने के लिए। बट जब अभी शीना कॉल करती है इंद्राणी को, तो इंद्राणी के स्वर बदल चुके थे। इंद्राणी कहती है, अरे बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इतने दिनों बाद तुमने कांटेक्ट किया बेटा। हम तो तुम दोनों की सगाई की तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि हम चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि हमें पता है बेटा तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। इस तरह की बातें इंद्राणी करती है फोन पे। और इंद्राणी मान जाती है कि हाँ बिल्कुल बेटा, जितने भी पैसों की जरूरत हो तुम बताओ, आओ मुंबई आओ, हम तुम्हारी शादी प्लान कर रहे हैं दोनों की। शीना को थोड़ा शक भी होता है कि यार ये लेडी जो 2 साल पहले हम दोनों को अलग करना चाह रही थी, आज मैंने इसको फोन किया तो ये कह रही है कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे। पर कहीं ना कहीं अगर इसकी बात में सच्चाई है तो ये अच्छी बात है। तो ये राहुल को बताती है। राहुल इंद्राणी को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। जब से इंद्राणी पीटर से शादी करना चाहती थी तब से, और जब पीटर से शादी की इंद्राणी ने तब भी, और उसके बाद तक भी राहुल को एक कत्तई फूटी आंख भी ये औरत भाती नहीं थी। राहुल ने कहा कि यार इस लेडी का भरोसा नहीं है, पर फिर भी जो है पैसा उधर से ही आएगा, तो देख लो, मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंद्राणी कहती है शीना को कि तुम आओ बेटा, तो मैं शॉपिंग भी कराऊंगी, मैंने सोच रखा है तुम्हें एक बहुत प्यारी सी साड़ी दिलाऊंगी वगैरह वगैरह। तो 24 अप्रैल 2012 शाम को 6:40 पे राहुल नेशनल कॉलेज है मुंबई में, उसके सामने जो है शीना को अपनी गाड़ी से ड्रॉप करता है, और शीना इंद्राणी की गाड़ी में बैठती है। और उस पल के बाद राहुल ने फिर कभी शीना को नहीं देखा। उसके आगे क्या हुआ? इंद्राणी पहले शीना को
एक मॉल में ले जाती है, वहाँ उसे वो साड़ी दिलाती है, एक बहुत ही अच्छी भव्य साड़ी। जिस कार से इंद्राणी गई हुई थी उस कार में थे श्यामवर राय जो इंद्राणी का ड्राइवर था, और संजीव खन्ना जो कि इंद्राणी का दूसरा पति था, ऑफिशियल पहला पति है ना। पहले तो सिद्धार्थ दास के साथ उसने शीना को और मिखाइल को जन्म दिया। ऑफिशियल जो पहला पति था वो संजीव खन्ना भी उस गाड़ी में था उस वक्त। और शीना के लिए ये दोनों भी कोई अननोन पर्सन नहीं थे, संजीव खन्ना और श्यामवर राय, क्योंकि श्यामवर राय तो इंद्राणी के फ्लैट का ड्राइवर ही था और संजीव खन्ना भी नोन पर्सन था क्योंकि वो विधि का बाप था। तो गाड़ी में बैठते समय भी शीना को कोई ऐसी खासी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये सभी नोन पर्सन थे शीना के लिए। तो कार में अब 4 लोग हो गए, श्यामवर राय, संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा। और ये जो कार थी ये थी मेटेलिक ग्रे कलर की शेवरोले ऑप्ट्रा कार, जिसे इंद्राणी के कहने पर ड्राइवर श्यामवर राय 5,000 रुपये किराए पर लेकर आया था, सिर्फ इसी काम को अंजाम देने के लिए। शीना जब इंद्राणी से मिली थी तो इंद्राणी उससे गले भी मिली थी और साड़ी वगैरह लेके ये गाड़ी में बैठती है। अब इंद्राणी जो है बिस्लेरी की बोतल देती है पीने को शीना को, और शीना पानी पीती है। इसी बीच जो है शीना मैसेज भी कर रही थी राहुल को कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब हम ताज होटल के सामने से गुजरे हैं, अब हमने यहाँ से साड़ी ली है। अपडेट भी करती जा रही थी अपने फोन से राहुल को। तो राहुल भी आश्वस्त था कि चलो ठीक है, बट राहुल को जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक बेचैनी थी बहुत कि यार उस लेडी का भरोसा नहीं है। बट यहाँ पे कांटेक्ट कर रही थी मैसेज के थ्रू, शीना अपडेट दे रही थी राहुल को कि हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। बिस्लेरी जब पीती है शीना, उसके कुछ देर के बाद शीना जो है बेहोश हो जाती है, ब्लैंक। अब पीछे की सीट पे, कार की पीछे की सीट पे इंद्राणी, इंद्राणी के बगल में शीना। शीना हो चुकी है बेहोश। शीना को अपने कंधे पे ऐसा लेटा करके, वो जो गाड़ी है, श्यामवर राय गाड़ी चला रहा था, आगे संजीव खन्ना बैठा हुआ था, तो वो मुंबई की सड़कों पर ही गाड़ी घुमाते हैं। और मुंबई इतना व्यस्त शहर है कि किसी को मतलब ही नहीं है कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। इंद्राणी ने जो है अपने कंधे पर बेहोश शीना को लेटा रखा था। फिर ये एक सुनसान जगह पहुंचते हैं और उस सुनसान जगह पे पहुंचने के बाद जहां कोई नहीं था, इंद्राणी गेट खोलती है। संजीव खन्ना शीना के पैर पकड़ता है। श्यामवर राय शीना का मुंह दबाता है और इंद्राणी मुखर्जी जो कि शीना की मां थी, अपने हाथों से उसका गला दबाने लगती है। उसका गला दबाती है शीना का जोर से, उसको मारने के लिए। शीना बेहोश थी, बट बेहोशी की हालत में भी दोस्तों जब इस तरह से एकदम से दम घुटता है किसी का, तो कोई भी इंसान उठ जाएगा एकदम से। तो शीना भी उस वक्त उठी थी, अचानक से वो बेहोशी की हालत में थी, पर जैसे दम घुट रहा था उसका गला दबने से, तो वो उठी। तो उसने श्यामवर राय के हाथ पे भी थोड़ा सा काट लिया था। पर इंद्राणी इतनी जोर से शीना का गला दबाती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि शीना दम नहीं तोड़ देती। शीना वहीं दम तोड़ देती है और उसके बाद इंद्राणी शीना की डेड बॉडी को वापस से कार की बैक सीट पर अपने बगल में बैठा देती है और शीना का सिर जो है अपने कंधे पर टिका देती है और मुंबई की सड़कों से होते हुए वो कार मुड़ जाती है इंद्राणी के रेसिडेंस की ओर। रास्ते में ये लोग हिलटॉप होटल में संजीव खन्ना को ड्रॉप करते हैं। संजीव खन्ना वहीं इंद्राणी के रेसिडेंस के पास में ही ये होटल था, वहाँ पे रुका हुआ था। और श्यामवर राय और इंद्राणी ये पहुँचते हैं मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पर इंद्राणी रहती थी। अब वहाँ पर जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं तो वो जो एरिया था वो थोड़ा सा इनका प्राइवेट एरिया था। वहाँ पर एक गैराज था। वो गैराज के सामने कार को खड़ी करते हैं और कार की डिग्गी से एक बैग निकालते हैं जो एक दिन पहले ही इंद्राणी ने परचेज़ किया था इस प्लान को अंजाम देने के लिए। अब श्यामवर राय और इंद्राणी दोनों गाड़ी की बैक सीट पर ही बैठकर शीना की लाश को उस बैग में डालते हैं और उस बैग को उसी गैराज के अंदर रख देते हैं और गैराज में ताला लगा देते हैं। फिर इंद्राणी मार्लो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ही अपने फ्लैट नंबर 19 में, जो कि 5वीं मंजिल पर था, वहाँ चली जाती है और श्यामवर राय भी अपने क्वार्टर चला जाता है। फिर जैसे ही रात होती है, यानी कि 25 अप्रैल 2012 की रात के 4 बजे ये लोग वापस से इकट्ठा होते हैं। गैराज में से उस बैग को निकालते हैं जिसमें शीना की लाश रखी हुई थी और शीना की लाश अकड़ रही थी क्योंकि उसको मरे कुछ घंटे हो गए थे और रास्ते में चेकिंग ना हो, किसी को शक ना हो, इसलिए इस वजह से इंद्राणी शीना की डेड बॉडी को मेकअप करती है, उसके बाल कंघी करती है, लिपस्टिक लगाती है, परफ्यूम लगाती है और बैक सीट पर उसी तरह अपने कंधे पर टिका लेती है जिस तरह से एक शाम पहले इंद्राणी ने अपने कंधे पर शीना को टिका रखा था। और रास्ते से ये 10 लीटर पेट्रोल भी खरीदते हैं। अब ये लोग रात को ही निकलते हैं पेड़ शहर के पास रायगढ़ के जंगल में,
जहाँ का पूरा आसपास का इलाका जंगल वाला था और वहाँ पर अक्सर लावारिस लाशें मिला करती थी। और इंद्राणी ने इसी सोच के साथ कि शीना की लाश भी इन्हीं लावारिस लाशों में मिल जाएगी, गागोड़े खुर्द के पास एक जगह जो इन्होंने एक दिन पहले आकर के चुन ली थी पूरी रैकी करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि उस एरिया की पुलिस चौकी जो कि पेड़ शहर में थी वो 9 किलोमीटर दूर थी, इसीलिए पुलिस रात को पेट्रोलिंग भी वहाँ पर नहीं करती थी। तो ये जो एरिया था इनके प्लान को अंजाम देने के लिए इंद्राणी की नज़र में एकदम परफेक्ट एरिया था। ये जब उस पर्टिकुलर जगह पहुँचते हैं वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा किया हुआ था और इन्होंने शीना की लाश उस गड्ढे में डाली। अंधेरा था, आसपास जंगल का एरिया था, दूर दूर तक कोई नहीं था। शीना की लाश को ये ले जाकर उस गड्ढे में डालते हैं और जो 10 लीटर पेट्रोल इन्होंने ख़रीदा था वो उसके ऊपर डाल करके उसकी लाश को जला देते हैं। और जब उसकी लाश जल जाती है तो ये उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब श्यामवर राय अपने घर चला गया, संजीव खन्ना वापस कोलकाता चला गया, कोलकाता में ही रहता था संजीव खन्ना, और इंद्राणी मुखर्जी जो है ये जो है वापस अपने काम में लग गई। हाँ, जब ये लाश इन्होंने जलाने के बाद गाड़ने के बाद वहाँ अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो कुछ जो बॉडी पार्ट्स थे वो ऊपर भी रह गए और अगले दिन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को वो बॉडी पार्ट्स मिले भी। पर चूंकि वहाँ अक्सर लावारिस लाशें मिलती थी तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने लोकल में पता किया कि किसी के मिस होने की कंप्लेंट है क्या, बट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किसी के मिस होने की कंप्लेंट नहीं थी, तो पुलिस ने जो है वो जो बॉडी पार्ट्स थे लावारिस समझ के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, उसको जला दिया था और कुछ पार्ट्स तो गाड़ दिए गए थे और ये जो मामला है वहीं का वहीं खत्म हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद 2015 में 3 साल बाद राकेश मारिया जी को कॉल आता है और ये सारी चीजें होती है और अरेस्ट होती है इंद्राणी और ये सब मामला सामने आता है। तो फिर पता चलता है कि इनकी सबकी लोकेशन एक ही जगह की थी और इसी बीच पीटर मुखर्जी भी फोन पर लगातार कांटेक्ट में थे इन तीनों के। तो पीटर मुखर्जी को भी हिरासत में लिया जाता है और साल 2020 में जेल में ही पीटर मुखर्जी और इंद्राणी डिवोर्स ले चुके थे और इंद्राणी ने खुद का भी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। तो इंद्राणी के पास भी अब काफ़ी दौलत आ चुकी थी। इंद्राणी जी जो हैं वो अपने जेल की सज़ा काट चुकी हैं। 6.5 साल जेल में रहने के बाद ये अपनी सज़ा पूरी करके वापस आ चुकी हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट्स में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये जाके ये बता रही हैं कि मैंने शीना को नहीं मारा, जबकि श्यामवर राय और संजीव खन्ना जो हैं ये कन्फेस कर चुके थे पहले ही। संजीव खन्ना इसलिए साथ में थे इंद्राणी के क्योंकि इंद्राणी ने ये कह के संजीव खन्ना को अपने इस प्लान में शामिल किया कि विधि तुम्हारी बेटी है और अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हिस्सा होगा, इसलिए संजीव खन्ना साथ में था। और श्यामवर राय को 5 लाख रुपए का लालच दिया था और 2012 में ही श्यामवर राय ने जो है नौकरी वहां से छोड़ दी थी और इतना सब कुछ सामने आने के बाद जो है ये मामला खुलता है। अब दोस्तों एक चीज जो रह जाती है वो है शीना और राहुल का प्यार। जब शीना को राहुल ने ड्रॉप किया था इंद्राणी की गाड़ी में और जैसा कि उसके बाद राहुल ने उसे कभी नहीं देखा, तो राहुल उसे मैसेज कर रहा था कि कहाँ हो तुम, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। बट इंद्राणी शीना के फोन से लगातार शीना को मारने के बाद राहुल को मैसेज कर रही थी और अगले दिन जब शीना राहुल के पास नहीं आई तो राहुल थाने भी गया। उसने बताया भी कि शीना जो है वो गायब हो गई है, उसको ज़रूर उसकी जो बहन है उसने गायब कर दिया है। वैसे शीना राहुल को बता चुकी थी कि इंद्राणी जो है उसकी बहन नहीं है, माँ है, और राहुल को पता था कि इंद्राणी जो है शीना की माँ है और इंद्राणी कुछ भी कर सकती है। पर पुलिस जो है उस वक्त जब 2012 में 24 अप्रैल 2012 को जब शीना गायब हुई, उसके बाद जब राहुल लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा था और कह रहा था कि आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए इंद्राणी मुखर्जी से, पीटर मुखर्जी से, कहाँ भेजा है उन्होंने बताइए, उनसे पूछिए। तो इसी के चलते पुलिस ने बुलाया भी था पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को पुलिस थाने, पर पुलिस को वो बड़ी आसानी से कन्विंस कर रहे थे पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी, कह रहे कुछ नहीं, वो तो यूएस चली गई है। इंद्राणी का कहना था राहुल को कि शीना तो यूएस चली गई है, यूएस कहाँ से जा सकती है, उसका जो पासपोर्ट था वो तो देहरादून में था, राहुल के घर कैसे जा सकती है। और ये जब भी फोन पे बात करती थी, राहुल इंद्राणी को फोन करता था या अपने पिता पीटर को फोन करता था, तो ये बातों ही बातों में बहुत घुमाती थी राहुल को कि नहीं वो वहां गई है, वो वहां गई है, फिर ऐसा वैसा। देखो, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि अगर वो हमें कांटेक्ट करने में घबरा रही है तो उसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये जानना है कि वो कहाँ है, वो जहाँ भी हो बस सुरक्षित हो और वो है कहाँ। ओके। तो हमने क्या किया कि जो पापा के फ्रेंड हैं भारती, वो क्राइम ब्रांच के प्रमुख हैं, तो ओके। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि
अभी आप मिसिंग कंप्लेन मत करो। अगर आपको सिर्फ लोकेशन ही जानना है तो वो पता लगा लेंगे। ऑलराइट। आप बस उसकी मोबाइल डिटेल्स हमें दे दो। तो हमने जो भी उसकी मोबाइल डिटेल्स थी वो उसको दे दी। हमने उन्हें आपका नंबर भी दिया है। आपको वो कॉल नहीं करेंगे, वो मतलब बस उन्हें ये जानना है कि उसने लास्ट में किस किस को कॉल किया था, क्योंकि ऑलराइट। इससे बस उनको उसकी लोकेशन का अंदाज़ा मिल सकेगा। वो अभी बॉम्बे में है या नहीं है। इवन अगर अभी उसने अपनी सिम को निकाल के फेंक भी दिया होगा तो भी वो Alright. लोकेशन का पता लगा लेंगे। वो बॉम्बे में है, ठीक है भी या नहीं है। पापा ने भी मुझसे बोला कि वो नागपुर में तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बैठ के बात कर रहे थे नागपुर के बारे में। ऑलराइट। और या शायद वो गोवा में हो सकती है, क्योंकि मैं गोवा में एक प्रॉपर्टी ले रही हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने उससे कहा था कि वो भी मेरे साथ चले देखने के लिए। तो हो सकता है वो वहाँ हो। ये नागपुर वाली एक जो है वो मैटर अलग है, इसको जाने देते हैं। अगला कदम ये है कि वो भारती के पास जा रहे हैं और कल तक हमें बता देंगे। और मिस्टर शुभोदर से भी बोला कि अगर वो किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें वो बता दें, क्योंकि उनका कंसर्न सिर्फ एक ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो राहुल को ये पता था कि ये कुछ ना कुछ जब भी बोलेगी ना तो इसकी जुबान फिसलेगी, और जुबान फिसलेगी तो कोई ना कोई सबूत जो है मुझे मिल जाएगा। इसलिए राहुल हर एक कॉल रिकॉर्ड करता था इंद्राणी का। और फिर जब ये मामला सामने आता है तो राहुल के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। राहुल को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हो सकता है शायद शीना हमेशा के लिए कहीं चली गई हो, बट राहुल को ये भी लगता था कि इंद्राणी ने कुछ गड़बड़ तो की है, और वो गड़बड़ सामने आती है 2015 में। और दोस्तों, राहुल शीना से इतना प्यार करता था कि शीना के जाने के बाद राहुल ने मुंबई आना पूरी तरह से बंद ही कर दिया था, क्योंकि कई सारी जगहों पर जहां वो एक साथ घूमने जाया करते थे, जहां से राहुल और शीना की फीलिंग्स जुड़ी थी, इसके चलते राहुल जो है बहुत ज़्यादा दुखी था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शीना आखिर एकदम से गई कहाँ। राहुल कंटिन्यूसली कोशिश में लगा हुआ था कि कहीं से कुछ तो पता चल जाए, पर पता लगा 3 साल बाद इस तरह। वो कॉल किसने किया था राकेश मारिया जी को, वो आज तक अननोन शख्स है, उसका पता नहीं लगा है। कई लोग कहते हैं कि शायद विधि ने कॉल किया होगा और विधि ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब भगवान जाने, अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है कि किसने जो है राकेश मारिया जी को कॉल किया था। तो ऐसा करके ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस जो 2015 में हम सभी के सामने आया था, और इस कांड को अंजाम 2012 में ही दे दिया गया था। और अब तो इंद्राणी भी जो है अपनी सजा काट के वापस आ चुकी है, अलग अलग पॉडकास्ट कर रही है। और इस लेडी को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये मुंह पे झूठ बोलने वाली लेडी और बातों को गोल 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 घुमाने वाली लेडी है। दोस्तों, ये रिश्तों में उलझी हुई एक ऐसी कहानी है जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी। बहुत सारे किरदार हैं इसमें। इंद्राणी, जिसको अपना एम्बिशन, जिसको अपने सपने सबसे प्यारे थे, जिस माँ ने अपनी कोख से अपनी बेटी को जन्म दिया हो, उसी बेटी को आखिर वही माँ कैसे अपने ही हाथों से मार सकती है। और यहाँ पर दो प्यार करने वालों को जिस तरह से अलग किया गया, जिस तरह से दूर किया गया, ये अपने आप में इतना दुखद है कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दोस्तों, स्पेशल थैंक्स करना होगा खार पुलिस का, राकेश मारिया, दिनेश कदम जी और उनकी टीम का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में जो मिखाइल बोरा है, जो शीना का भाई था, वो शुरू से ही इंद्राणी से दूर दूर ही रहा। सूत्रों के द्वारा बताया जाता है कि इंद्राणी ने उसे भी अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा था, पर वो मिखाइल को अपने रास्ते से हटाने का प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। खैर, तो दोस्तों ये था आज का हाई प्रोफाइल केस, और उम्मीद करता हूँ कि आज जो ये हाई प्रोफाइल केस की एक एक बात मैंने आपके सामने रखी, जितना भी मैंने जाना, समझा, देखा इस केस को, उसके हिसाब से रखी। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हाई प्रोफाइल केस भी आपके सामने लेकर आता रहूं, तो मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, मेरे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत कम परसेंटेज में हो रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ऐसे ही कई सारे और भी केसेस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।